दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट जो एसईसी में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लिए होंगे उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते चलिएगा और क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलिएगा। आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ए में है मनोरंजन, बी में है सूचना का आदान प्रदान, सी में है आदेश देना और डी में है समय बिताना। संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यानी सूचना का आदान प्रदान करना, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संचार का मतलब होता है किसी सूचना को एक दूसरे के साथ शेयर करना, उसी को हम संचार कहते हैं। जैसे हम आपको किसी बात को बोले, आप दूसरे को बोले, उसी को हम संचार कहते हैं, मतलब सूचना का आदान प्रदान करना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संचार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ए में है ग्रीक, बी में है फ्रेंच, सी में है लैटिन और डी में है संस्कृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैटिन, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, संचार की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ए में है शब्द, बी में है विचार और डी में है संदेश और सी में है संदेश और डी में है ध्वनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी संदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी संचार की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो संदेश है, यानी संदेश का आदान प्रदान करना, उसी को हम संचार कहते हैं। चलिए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, आमने सामने संवाद किस प्रकार का संचार है? तो ए में है लिखित, बी में है मौखिक, सी में है दृश्य और डी में है जनसंचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी मौखिक। जब हम आमने सामने किसी को बोलते हैं तो वो मौखिक यानी आमने सामने संवाद किस प्रकार का संचार है? तो वो मौखिक संचार है। जब हम किसी को आमने सामने होते हैं तो वो मौखिक यानी बोलचाल की भाषा में संचार यानी बातचीत करते हैं, तो उसी को हम आमने सामने संचार यानी मौखिक संचार कहते हैं। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, लिखित संचार का उदाहरण कौन सा है? तो ए में है भाषण, बी में है पत्र, सी में है वार्तालाप और डी में है चर्चा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी पत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भाषण जो है आपका वो भाषण बोल के दिया जाता है, पत्र जो है आपका सिर्फ लिखा जाता है, पत्र को बोला नहीं जाता है। और सी में है वार्तालाप, वार्तालाप मतलब बातचीत करना, तो वो बोल के ही किया जाता है। और डी में है चर्चा, वो भी बोल के ही किया जाता है। तो इसमें आपका लिखित संचार एकमात्र एक पत्र हो जाएगा आपका लिखित संचार। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, गैर मौखिक संचार में क्या शामिल है? तो ए में है शब्द, बी में है हाव भाव और सी में है वाक्य और डी में है लेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी हाव भाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी गैर मौखिक संचार में क्या शामिल है? तो हाव भाव शामिल है। आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को याद करते चलिएगा और अपने नोटबुक पर लिखते चलिएगा। इससे आपको याद करने में काफ़ी आसान होगा। एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन टकराने वाला है, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो ए में है प्रतिक्रिया, बी में है संदेश और सी में है प्रेषक और डी में है माध्यम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी प्रेषक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 8वां नंबर क्वेश्चन है, संचार का माध्यम क्या कहलाता है? तो ए में है संदेश भेजने का साधन, बी में है संदेश और सी में है प्रेषक और डी में है श्रोता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी संदेश भेजने का साधन। संचार का माध्यम क्या कहलाता है? तो संदेश भेजने का साधन कहलाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया का अर्थ है? तो ए में है संदेश भेजना, बी में है उत्तर देना और सी में है संदेश बनाना और डी में है बाधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी उत्तर देना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 10वां नंबर क्वेश्चन है, शेर का क्या अर्थ है? तो ए में है संगीत, बी में शोर का क्या अर्थ है? तो ए में है संगीत, बी में है बाधा, सी में है माध्यम और डी में है भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी बाधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, आम
जीवन में सबसे अधिक प्रयुक्त संचार कौन सा है? तो ए में है लिखित, बी में है मौखिक, सी में है हृष्य और डी में है दृश्य और डी में है जनसंचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी मौखिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आम जीवन में सबसे अधिक प्रयुक्त संचार कौन सा है? तो वो मौखिक, यानी हम लोग बोल चाल के माध्यम से ही संचार को मतलब किसी भी संदेश को एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं, तो वो मौखिक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, संचार में भाषा का मुख्य कार्य क्या है? तो ए में है सजावट, बी में है अर्थ प्रकट करना, सी में है मनोरंजन और डी में है शोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी अर्थ प्रकट करना। संचार में भाषा का मुख्य कार्य क्या है? तो वो मतलब जब हम किसी को बोलते हैं तो वो अर्थ मतलब जो भी बोलते हैं उसका कुछ अर्थ निकलता है, उसी को हम कहते हैं अर्थ प्रकट करना। यानी संचार में भाषा का मुख्य कार्य क्या है? तो वो अर्थ का प्रकट करना यानी अर्थ बनना। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, जनसंचार का उदाहरण कौन सा है? तो ए में है बातचीत, बी में है पत्र, सी में है समाचार पत्र और डी में है बैठक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी समाचार पत्र। जनसंचार का उदाहरण कौन सा है? तो वो समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर है। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है? तो ए में है स्पष्टता, बी में है भ्रम, सी में है कठिन शब्द और डी में है शोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी स्पष्टता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, सुनना यानी लिसन का क्या अर्थ है, क्या है? तो ए में है सुनने की क्रिया, डी में है ध्यान पूर्वक समझना और सी में है बी में है ध्यान पूर्वक समझना, सी में है बोलना और डी में है लिखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी ध्यान पूर्वक समझना। सुनना का क्या अर्थ होता है? ध्यान पूर्वक समझना। जब कोई आदमी किसी को बोलता है, कोई कुछ कहता है तो उसको ध्यान पूर्वक समझना पड़ता है, उसी को हम कहते हैं सुनना। जैसे हम आपको कुछ बोले, आप ध्यान पूर्वक उस बात को नहीं सुने तो उसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। जब हम आप अर्थ को समझ में नहीं किए तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इसी में लिए सुनना का क्या अर्थ होता है? किसी भी चीज़ को ध्यान पूर्वक समझना, उसी को हम कहते हैं सुनना। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, संचार में प्रेषक कौन होता है? तो ए में जो सुनता है, बी में जो संदेश भेजता है, सी में है जो लिखता है और डी में है जो पढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी जो संदेश भेजता है उसी को हम संचार में प्रेषक कहते हैं यानी सेंडर कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो सेंडर कहते हैं। जैसे जो संदेश भेजता है उसी को हम प्रेषक कहते हैं। चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, संचार में प्राप्तकर्ता कौन होता है? तो ए में है संदेश भेजने वाला, बी में है संदेश प्राप्त करने वाला, सी में है माध्यम और डी में है भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी संदेश प्राप्त करने वाला को हम प्राप्तकर्ता कहते हैं। ये तो क्वेश्चन से ही पता चला है, प्राप्तकर्ता मतलब प्राप्त करने वाला, जो संदेश को प्राप्त करेगा मतलब जिसके पास भेजा जाएगा उसी को हम कहते हैं प्राप्तकर्ता। चलिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, मौखिक संचार की विशेषता क्या है? तो ए में है अस्थाई होता है, बी में है त्वरित प्रतिक्रिया, सी में है महंगा और डी में है जटिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी त्वरित प्रतिक्रिया। मतलब इसका जो मौखिक संचार की विशेषता है, मतलब इसका जैसे हम आप लोग को कुछ बोले, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आप मतलब समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसी को कहते हैं मतलब त्वरित प्रतिक्रिया। मतलब जिसका जल्दी असर हो, जल्दी समझ जाए, उसी को कहते हैं त्वरित प्रतिक्रिया यानी मौखिक संचार। चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, लिखित संचार की विशेषता क्या है? तो ए में है अस्थाई, बी में है अस्थाई, सी में है त्वरित और डी में है भावनात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी अस्थाई। क्या हो जाएगा? लिखित संचार की विशेषता क्या है? अस्थाई। मतलब वो किसी जगह पे या किसी नोटबुक पे लिखा जाएगा उसी को कहते हैं हम लिखित संचार। वो मतलब वो अस्थाई रहता है। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, आँखों का संपर्क किस संचार का भाग है? तो ए में है मौखिक, बी में है लिखित, सी में है गैर मौखिक और डी में है जनसंचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी गैर मौखिक।
गैर मौखिक आँखों का संपर्क किन संचार में होता है, तो वो लिखित संचार में होता है। जैसे मतलब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो उसमें आँख का यूज़ होता है, और जैसे हम बोलते हैं कोई चीज़ तो उसमें आँख का कोई यूज़ नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं उसमें आँख का कुछ यूज़ नहीं रहता है, इसीलिए उसको गैर मौखिक संचार कहते हैं। आँखों का संपर्क किस संचार में होता है, तो वो लिखित संचार में आँख का यूज़ होता है। चलिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, संचार में भावनाएं कैसे व्यक्त होती है, तो ए में है शब्दों से, बी में है हाव भाव से, और सी में है आवाज़ के उतार चढ़ाव से, और डी में है सभी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी सभी से। क्या हो जाएगा, सभी से। संचार में भावनाएं कैसे व्यक्त होती है, तो सभी से। शब्द से भी होते हैं, हाव भाव से भी होते हैं, आवाज़ के उतार चढ़ाव से भी, और इनमें से सभी से होते हैं। चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी संचार में कौन सी बाधा नहीं है, तो ए में है भाषा, बी में है शोर, और सी में है स्पष्टता, और डी में है मानसिक स्थिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी अस्पष्टता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रभावी संचार में कौन सी बाधा नहीं है, तो वो अस्पष्टता है। चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, संचार का सामाजिक महत्व क्या है, तो ए में है अकेलापन बढ़ाना, बी में है संबंध बढ़ाना, और सी में है भ्रम फैलाना, और डी में है दूरी बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी संबंध बढ़ाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी संचार का सामाजिक महत्व क्या है, तो वो संबंध बढ़ाना इसका सामाजिक महत्व है। चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, संकेत भाषा किसका उदाहरण है, तो ए में है मौखिक, बी में है लिखित, सी में है गैर मौखिक, और डी में है जनसंचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैर मौखिक यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, टेलीफोन पर बातचीत किस प्रकार का संचार है, तो ए में है लिखित, बी में है मौखिक, सी में है दृश्य, और डी में है जनसंचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी मौखिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी टेलीफोन पर बातचीत किस प्रकार का संचार है, तो वो मौखिक। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो वो बोल के बात करते हैं, तो वो मौखिक संचार हो गया। ऐसे अगर मान लीजिए व्हाट्सएप पर बात कर रहे हैं तो वहाँ हम टेक्स्ट यानी लिख के भी बात कर सकते हैं, तो वो मतलब लिख कर जब हम बात करते हैं तो वो लिखित संचार हो गया। और जब हम कॉल पे बात करते हैं यानी वॉइस कॉल करते हैं तो वो मतलब कि मौखिक संचार हो गया, जैसे हम बोल के बात करते हैं। चलिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, संचार में स्पष्ट उच्चारण क्यों आवश्यक है, तो ए में है शोर बढ़ाने के लिए, बी में है समझ बढ़ाने के लिए, और सी में है समय नष्ट करने के लिए, और डी में है मनोरंजन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी समझ बढ़ाने के लिए। यानी संचार में स्पष्ट उच्चारण क्यों आवश्यक है, तो वो समझ बढ़ाने के लिए। जैसे हम कोई भाषा बोले और जो सुन रहा है वो समझा नहीं समझ नहीं पाया, तो वो मतलब बोलने का कोई अर्थ नहीं हुआ। जैसे अगर हम मान लीजिए किसी को कुछ बोले और वो समझ गया, जो बात बोले वो समझ गया, तो उसी को हम कहते हैं स्पष्ट उच्चारण करना। तो उस जैसे मतलब संचार में स्पष्ट उच्चारण क्यों आवश्यक है, तो संचार मतलब समझ बढ़ाने के लिए आवश्यक है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, संदेश को सरल रखना क्यों जरूरी है, तो ए में है भ्रम के लिए, बी में है समझ के लिए, और सी में है लंबाई के लिए, और डी में है शोर के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी समझ के लिए। मतलब संदेश को सरल रखना क्यों जरूरी है, तो वो समझ के लिए। मतलब जैसे हम कोई भाषा बोले मतलब एकदम कठिन बोल दिए, मतलब दूसरे लैंग्वेज में बोल दिया और वो समझा नहीं, तो उसका कोई अर्थ नहीं हुआ। और जैसे हम कोई भाषा बोल दी आसान भाषा में बोल दिया और वो समझ गया, तो वो मतलब अच्छा बात हुआ। तो इसीलिए संदेश को सरल बनाना चाहिए, मतलब किसी भी भारी से भारी बातों को हम ऐसा बोले जो वो दूसरे समझ जाए। तो इसी को हम संदेश को सरल क्यों रखना जरूरी है, तो वो समझने के लिए ज़रूरी है। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करते चलिएगा। और जितने भी स्टूडेंट जो एसईसी में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लिए होंगे वो काफ़ी ध्यान से देखते चलिएगा वीडियो को। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट का 27 तारीख को कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का एग्ज़ाम है वो ध्यान से देखते चलिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, संचार का व्यक्तिगत
जीवन में उपयोग है, व्यक्तिगत जीवन में मतलब क्या उपयोग है। तो ए में है झगड़ा, बी में है मित्रता, सी में है भ्रम और डी में है दूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी मित्रता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी संचार का व्यक्तिगत जीवन में क्या महत्व है, तो वो मित्रता यानी दोस्ती को बढ़ावा देता है। चलिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, औपचारिक संचार कहाँ होता है। तो ए में है परिवार में, बी में है मित्रों में, सी में है कार्यालय में और डी में है खेल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्यालय में। औपचारिक मतलब किसी भी चीज़ को हम जब पत्र लिख के मतलब ऑफिशियली काम करते तो वो औपचारिक काम हो गया और वो कार्यालय में ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यालय में। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, अनौपचारिक संचार का उदाहरण है। तो ए में है कार्यालय पत्र, बी में है नोटिस, सी में है मित्रों की बातचीत और डी में है रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी मित्रों की बातचीत अनौपचारिक संचार का उदाहरण होगा। चलिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, संचार में माध्यम का चयन किस पर निर्भर करता है। तो ए में है संदेश पर, बी में है स्थिति पर, डी में है श्रोता पर और सी में है श्रोता पर और डी में है सभी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका डी यानी सभी पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, चेहरा पढ़ना किसका हिस्सा है। चेहरा पढ़ना किसका हिस्सा है। तो ए में है मौखिक, बी में है लिखित, सी में है गैर मौखिक और डी में है जनसंचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी गैर मौखिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, संचार में गलत फहमी क्यों होती है। तो ए में है अस्पष्टता से, बी में है शोर से और सी में है अच्छे माध्यम से और डी में है प्रतिक्रिया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी शोर से, इसका राइट आंसर हो जाएगा शोर से। यानी संचार में गलतफहमी क्यों होती है, तो वो शोर से होती हैं। चलिए अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा संचार कौन होता है। तो ए में है जो ज़्यादा बोले, बी में है जो अच्छा सुने और बोले, सी में है जो लिखे और डी में है जो चुप रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी जो अच्छा सुने और बोले, वो अच्छा संचार हुआ। इसी प्रकार चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, संचार का शैक्षिक महत्व क्या है। तो ए में है ज्ञान का आदान प्रदान, बी में है मनोरंजन, सी में है शोर और डी में है भ्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी ज्ञान का आदान प्रदान। संचार का शैक्षिक महत्व क्या है, तो वो मतलब ज्ञान का आदान प्रदान, यही है शैक्षिक संचार। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, संचार में भाषा का चयन क्यों जरूरी है। तो ए में है कठिनाई के लिए, बी में है समझ के लिए, सी में है शोर के लिए और डी में है मनोरंजन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी समझ के लिए। संचार में भाषा का चयन क्यों जरूरी है, तो वो समझ के लिए। जैसे हम किसी शब्द किसी भी बात को हम बोलते हैं तो उसमें भाषा यानी लैंग्वेज का यूज होता है, यानी समझने के लिए लैंग्वेज का यूज करना जरूरी है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, संचार का मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है। तो ए में है भावनाएं, बी में है माध्यम, सी में है शब्द और डी में है पत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी भावनाएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव ध्यान से करते चलिए, इसी प्रकार आप लोगों का इसमें से ही आप लोगों का सब्जेक्टिव भी कंप्लीट होता जाएगा और ध्यान से देखते चलिएगा, ऑब्जेक्टिव से ही सब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। तो इसी प्रकार आप लोग ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखते चलिएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में संचार का उपयोग होता है। मतलब ए में है घर में, बी में है विद्यालय में, सी में है कार्यालय में और डी में है सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी सभी में, राइट इसका आंसर हो जाएगा सभी में। दैनिक जीवन में संचार का उपयोग कहाँ होता है, तो सभी में, घर में भी होता है, विद्यालय में भी और कार्यालय में भी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, संचार में शारीरिक बाधा का उदाहरण है। तो ए में है भाषा, बी में है शोर, सी में है बीमारी और डी में है भावना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी बीमारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, संचार का सबसे प्रभावी रूप कौन सा है। तो ए में है लिखित, बी में है मौखिक, सी में है दृश्य और डी में है स्थिति पर निर्भर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी स्थिति पर निर्भर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी संचार का सबसे प्रभावी रूप कौन सा है, तो वो स्थिति पर निर्भर करता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, संचार का उद्देश्य होना चाहिए।
मतलब संचार का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो ए में है भ्रम, बी में है स्पष्टता, सी में है शोर और डी में है लंबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी स्पष्टता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब संचार का उद्देश्य होना चाहिए स्पष्टता। जैसे हम मतलब ये किसी को हम कुछ कोई शब्द बोले और वो स्पष्ट रूप से पहुंच जाता है उसके पास, तो वही उसी को हम संचार का उद्देश्य कहते हैं। चलिए अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, आवाज़ का उतार चढ़ाव किसका भाग है? तो ए में है लिखित, बी में है मौखिक, सी में है दृश्य और डी में है जनसंचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी मौखिक। मौखिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, संचार में समय का महत्व क्यों है? तो ए में है देरी के लिए और बी में है सही प्रभाव के लिए, सी में है शोर के लिए और डी में है भ्रम के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी सही प्रभाव के लिए संचार में समय का महत्व है। चलिए अगला 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी संचार से क्या बढ़ता है? तो ए में है तनाव, बी में है संबंध और सी में है भ्रम और डी में है दूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी संबंध। प्रभावी संचार से क्या बढ़ता है? तो वो संबंध यानी रिश्ता बढ़ता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, संचार में संदेश को कौन समझता है? तो ए में है प्रेषक, बी में है प्राप्तकर्ता, सी में है माध्यम और डी में है भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी प्राप्तकर्ता। संचार में संदेश को कौन समझता है? तो वो प्राप्तकर्ता, मतलब जिसके पास भेजा जाता है वही तो मतलब संदेश को समझता है। जैसे हम आपको कुछ भेजे तो आप समझे उस बात को, उसी को हम प्राप्तकर्ता कहते हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में सबसे सरल संचार कौन सा है? तो ए में है लिखित, बी में है मौखिक और सी में है दृश्य और डी में है जनसंचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी मौखिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, संचार का नैतिक पक्ष क्या है? तो ए में है सच बोलना, बी में है शोर और सी में है भ्रम, डी में है लंबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी सच बोलना। संचार का नैतिक पक्ष क्या है? तो वो सच बोलना नैतिक पक्ष होगा। चलिए अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, संचार में विश्वास कैसे बढ़ता है? तो ए में है झूठ से, बी में है स्पष्टता से, सी में है शोर से और डी में है डर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी स्पष्टता से संचार में विश्वास बढ़ता है। चलिए अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, संचार का व्यावसायिक महत्व क्या है? तो ए में है नुकसान, बी में है संबंध और सफलता और सी में है भ्रम और डी में है देरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी संबंध और सफलता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, संचार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो ए में है माध्यम, बी में है भाषा, सी में है संदेश और डी में है प्रेषक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी संदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और जितने भी स्टूडेंट का SEC में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा और अपने नोटबुक पे भी लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग को याद करने में काफ़ी आसान होगा। और जितने भी लोग आप लोगों के स्टूडेंट होगा जो SEC में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ होगा, उन सभी को आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, धन्यवाद।